साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पई कॉलेज अयकड़ा हिंदी बाग मंगलूरू कर्नाटक एवं मंगलूरू विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गतिमान है। यह आज का व्याख्यान 58वां व्याख्यान है, 58th लेक्चर है। आज श्री विनोबा भावे की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर उन्हीं के विषय पर आज का व्याख्यान जो आयोजित किया गया है, 21वीं सदी में विनोबा भावे आज के व्याख्यान का विषय है। यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला, इसका जो व्याख्यान माला के जो संचालन में हमारा सहयोग दे रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य डॉक्टर वंदना मैडम, और उसके साथ साथ मेरे कॉलेज की जो प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी, इन दोनों का मैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ हमारे इस आज के व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे सर। मैं इनका अपनी ओर से और सभी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। सर आपका स्वागत है इस व्याख्यान में, आपका स्वागत है। इस व्याख्यान के संचालन में हमारा सहयोग दे रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, जो एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, इनका मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ जो इस कार्यक्रम के संचालन में हमारा सहयोग दे रहे हैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे मित्र जयशंकर तिवारी जी को इस पटल पर स्वागत करता हूं कि आज के मुख्य जो वक्ता जो है डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे जी, इनका परिचय दे। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 58वें व्याख्यान में आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे महोदय का मैं स्वागत करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, पॉम्पई कॉलेज अयकड़ा बंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, पॉम्पई कॉलेज अयकड़ा मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष हमारे मित्र जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, एवं समस्त विद्वज्जन प्रतिभागी बंधुओं, आप सभी के प्रति मैं अभिवादन व्यक्त करता हूं। अभिवादन करते हुए मुझे परिचय देने के लिए कहा गया है, और आप सभी लोगों को विदित है कि आज महान संत विनोबा भावे का जन्मदिन है, जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज यह बहुत सुखद क्षण है कि गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला में डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे जी, जो एक प्रतिष्ठित गांधीवादी हैं, उनका व्याख्यान नियत हुआ है, और वो विनोबा भावे के जीवन पर 21वीं सदी में विनोबा भावे विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज, ये इंदौर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आप प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपकी ढेर सारी अकादमिक उपलब्धियां हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। अहल्या देवी विश्वविद्यालय इंदौर में आप पीएचडी कोर्स वर्क पाठ्यक्रम के समन्वयक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में परमेश्वर दत्त शर्मा शोध संस्थान श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर के आप निदेशक हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में आपने 17 शोधार्थियों को एमफिल अब तक करवाया है।
उसका शोध निर्देशन किया है और 5 शोधार्थियों को पीएचडी की शोध उपाधि हेतु आपने मार्गदर्शन किया है, उन्हें उपाधि प्राप्त हो चुकी है। आपने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें साठोत्तरी हिंदी उपन्यासों में राजनीतिक चेतना पुस्तक बहुत ही चर्चित पुस्तक रही है। आप ऑनलाइन मासिक शोध पत्रिका एक निकाल रहे हैं, उसके प्रधान संपादक हैं और उस पत्रिका का नाम है शब्द ब्रह्म। आप में से सभी साथी शब्दब्रह्म.com पर जाकर इसका विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पूर्व आपको पत्रिका के संपादन का एक लंबा अनुभव है। गोविभा मासिक पत्रिका के पूर्व संपादक हैं आप, गोग्रास के आप सलाहकार संपादक हैं, नई दुनिया संदर्भ 2003 में आपने पुस्तक संपादन किया है और विनोआ विचार प्रवाह, मेरे भाई जी, ये सारी पुस्तकें आपके द्वारा संपादित की गई हैं, आपके संपादन में आई हैं। गो विज्ञान भारती ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के आप कार्याध्यक्ष रहे हैं। और मित्रों, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे जी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो एक प्रतिष्ठित गांधीवादी हैं, खादी मिशन सेवा ट्रस्ट के वो ट्रस्टी हैं, भारतीय हिंदी परिषद के सदस्य के रूप में आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सर्वोदय मिशन जो महात्मा गांधी का प्रतिष्ठित मिशन रहा है उसके आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। सर्वोदय विचार प्रसार के लिए आपने न केवल देश में तमाम यात्राएं की हैं बल्कि देश से बाहर श्रीलंका जाकर आपने सर्वोदय विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है। ऐसे महनीय व्यक्तित्व के धनी आज के वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे महोदय का मैं इस आप सभी लोगों की ओर से स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। मंच डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी को मैं हस्तांतरित कर रहा हूं। धन्यवाद तिवारी जी, सुंदर स्वागत करने के लिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं आज आचार्य विनोबा भावे की जन्म जयंती है, क्योंकि भारत के एक भूदान जो आंदोलन चलाने वाले प्रसिद्ध संत हैं और हजारों जो एकड़ जो भूमि जो है उसको दान के रूप में लेकर के और उसको जो भूहीन जो किसान होते हैं उनको दान के रूप में दिया है। तो इस तरह एक आंदोलन चलाने वाले, क्रांतिकारी आंदोलन चलाने वाले विनोबा भावे की जयंती के इस अवसर पर 21वीं सदी में विनोबा भावे विषय पर आज का यह व्याख्यान रहेगा। आज के व्याख्यान के मुख्य जो वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे जी, जो प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, महाराजा रणजीत सिंह प्रोफेशनल साइंस कॉलेज, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर, आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद मंजुनाथ जी। क्या आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। ठीक, बहुत धन्यवाद। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे गंगा कावेरी व्याख्यान माला का हिस्सा बनने का शुभ अवसर मिला। कल बात हो रही थी मंजुनाथ जी से, विनोबा जी की माँ कर्नाटक की रहने वाली थी, इन्हें ननिहाल था विनोबा जी का, और उनको बड़ा प्रेम था, अपनी माँ से बहुत प्रेम था। अभी हमने सुबह एक प्रोग्राम किया, कार्यक्रम किया, पवनार से सीधे था, ब्रह्म विद्या मंदिर से वो सीधे प्रसारण हो रहा था उसका। बहुत सारे प्रसंग आए। उनके पहले गंगा कावेरी व्याख्यान माला से जुड़े हुए समस्त जो महानुभाव हैं, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, डॉक्टर मंजुनाथ जी, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, और साथ में दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य जिनके सहयोग से
ये बहुत सुंदर आयोजन है ना। ये एक कितनी वृहद कल्पना है जिसमें कि गंगा से लेकर कावेरी तक आपने पूरा भारत समेट लिया है। और इसमें जो अवगाहन करने वाले प्रतिभागी हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। सभी के प्रति एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय इसमें जुड़ा हुआ है, तो हम शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी के उस प्रसंग से करेंगे कि विनोबा जी की पदयात्रा चल रही थी और लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। कल्पना कीजिए उस समय की, विनोबा जी सुदूर गांव में बैठे हैं और अचानक संदेश आया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी मिलना चाहते हैं। विनोबा जी ऐसे गांव में थे जहां कोई ढंग का मकान भी नहीं था। बड़ी हलचल मची अधिकारियों के बीच में, प्रधानमंत्री जी विनोबा जी से मिलने जा रहे हैं, कहाँ बैठेंगे, कैसे जाएंगे, सड़क भी नहीं है वहां पर। लेकिन तय किया है दोनों ने मिलने का, तो सारी व्यवस्थाएं जुटाई गई। लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंचे हैं, सड़क नहीं है, कीचड़ है। शास्त्री जी जो है वो अपने जूते उतार देते हैं और उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक अच्छा सा घर का मतलब है कि उसमें एक रसोई घर था और एक बाहर बरामदा था, उसको देखा गया और फिर तय किया गया। बाहर जो है वह पैर धुलाने के लिए पानी रखा गया और पैर धोए गए और फिर दोनों बैठे वहां पर। शास्त्री जी और विनोबा जी दोनों बैठे हैं। अब क्या होता है कि साफ सफाई के दौरान जो है, जो किचन में सामान रखा हुआ था वो ऊपर टांड पर रख दिया गया। अब फूल भी नहीं है स्वागत करने के लिए। अब किसी कारण से वहां हवा चली जोर की, तो ऊपर जो कुछ भी रखा हुआ था, घर का सामान, मसाला वगैरह, वो दोनों के सिर पर गिरा। बोले वाह भाई, ये स्वागत खूब हुआ है हमारा। क्या सरलता है भाई उस दौर के लोगों की, देखने में आता है। क्या शास्त्री जी की कितनी ऊंचाई है, यानी छोटे कद का व्यक्ति इतना ऊंचा, इतना महान अपने देश में, और जरा भी लाज शर्म नहीं है। और वो मिलने चले जा रहे हैं विनोबा जी से, और दोनों में बहुत प्रेमपूर्ण संवाद होता है। और विनोबा जी बाद में कहते हैं, पूछा बाद में लोगों ने कि दोनों के बीच में क्या बात हुई, तो विनोबा ने कहा कि नहीं, ये हमारी गोपनीय बात है। लेकिन विनोबा ने कहा कि आदमी बहुत जानकार है, यानी खास करके आध्यात्मिक दृष्टि से विनोबा जी देखते थे। कोई भी यानी आसानी से वो आंकते नहीं थे। तो बोले कि बहुत जोरदार व्यक्ति है, यानी बहुत गहराई है उस व्यक्ति में। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी का हम स्मरण कर रहे हैं आज उस दिन 11 सितंबर 1895 को विनोबा का जन्म हुआ। गागोदा गांव में हुआ। पिता नरहरि भावे, माता रुक्मिणी देवी। तो माँ तो पूरी तरह से भक्ति भाव में डूबी रहने वाली, और पिता जो है वह वैज्ञानिक वृत्ति के। इतनी जबरदस्त वैज्ञानिक वृत्ति थी कि उन्होंने एक बार जब विनोबा को पत्र लिखा, तो उस पत्र के बारे में विनोबा को कहा कि ये सारा सामान मैंने अपने हाथों से बनाया है, यहाँ तक कि कागज, उसकी स्याही, उसका लिफाफा, ये सब मैंने स्वावलंबी तरीके से बना करके तुम्हें भेजा है। तो दोनों के भक्तवत्सल माता और वैज्ञानिक पिता के शिक्षा दीक्षा जो है, मैं विनोबा जी का लालन पोषण हुआ। विनोबा जी के 2 भाई और थे, बालकोवा भावे और शिवाजी भावे। कल्पना कर सकते हैं कि एक ही परिवार की 3 संतानें जो है वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और उसमें कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, हाँ ऐसे छोटे मोटे नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्र में उल्लेख है। तो ऐसे गागोदा गांव में रहते हुए फिर उनके पिताजी का ट्रांसफर हुआ, बड़ौदा गए। बड़ौदा में रहते हुए सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय में उनका जाना होता था। लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, तो विनोबा वहां रहते हुए उन्होंने करीब करीब, उनका कहना है कि मैंने 3-1 लाख किताबें पढ़ डाली। और वो पढ़ने जब जाते थे लाइब्रेरी में, तो वो सारे कपड़े उतार देते थे। तो एक बार लाइब्रेरियन ने कहा, शिकायत कर दी उनकी अंग्रेज अधिकारी से कि ये जो है असभ्य तरीके से लाइब्रेरी में बैठते हैं। ले जाया गया अंग्रेज अधिकारी के पास, वो बैठे रहे
और विनोबा जी खड़े रहे। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि यह असभ्यता है। तो विनोबा ने कहा कि ये बात भी असभ्यता की श्रेणी में आती है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर बात करे और आप बैठे रहें। तो फिर अंग्रेज अधिकारी ने उनको बैठने के लिए कुर्सी दी और कहा कि मेरे देश की यही सभ्यता है, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए मुझे वस्त्र उतार करके पढ़ने में आनंद आता है। तो उनकी जो मुंह फट बात थी वो अंग्रेज अधिकारी को बहुत पसंद आई और बाद में उनके लिए पूरी तरह से लाइब्रेरी ओपन ही कर दी गई कि इनको जितना चाहे उतना पढ़ने दीजिए, जितनी ये किताबें ले सकते हो उतनी ले सकते हैं। विनोबा ने बड़ौदा में रह करके अपने शरीर को खूब तपाया। भरी गर्मी में पैदल घूमना, यानी हमको लगता है कि विनोबा ने अचानक से पदयात्रा शुरू कर दी पूरे देश की, ऐसा नहीं है। बड़ौदा में उन्होंने खूब तपस्या की, नंगे पैर चले, घूमे, ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से धरती तप रही है, और खूब पैदल चल करके उन्होंने अपने शरीर को तपाया। घूमने में बड़ा मजा आता था विनोबा को, पढ़ाई लिखाई में उतना आनंद नहीं था। वो गणित के बहुत बड़े जानकार थे, गणित में 100 में से 100 नंबर भी ले आते, कोई मुश्किल नहीं था उनको। लेकिन अचानक से उनको हाई स्कूल में ध्यान में आया कि मेरे जीवन का उद्देश्य 100 में से 100 अंक लाना नहीं है। जाना था परीक्षा देने के लिए, ट्रेन में बैठे और ट्रेन में परीक्षा देने के लिए न जाते हुए सीधे पहुंच गए काशी, बनारस पहुंच गए। और बनारस में उन्हें महात्मा गांधी का भाषण पढ़ने को मिला। सुना नहीं है भाषण, महात्मा गांधी का भाषण पढ़ने के लिए मिला है। उस भाषण को पढ़ करके महात्मा गांधी के साथ पत्र व्यवहार हुआ। उस पत्र व्यवहार में गांधी ने कहा कि तुम साबरमती आश्रम आ जाओगे, कोचरब आश्रम आ जाओगे तो ज्यादा विस्तार से बात होगी। इधर घर परिवार में बहुत चर्चाएं चली कि लड़का घर छोड़कर चला गया है, जरूर कुछ गलत काम कर रहा होगा। माँ को इतना भरोसा था कि बोले मेरा विनया कोई गलत काम कभी कर ही नहीं सकता। उनकी माँ रुक्मिणी देवी गीता सुनने के लिए गई, भगवत गीता। तो भगवत गीता सुनकर आती तो कुछ समझ में नहीं आता। बोले क्या कहते हैं पंडित जी, समझ में नहीं आता। विनोबा कोई मुझे सरल किताब ला करके दे सकते हो क्या? विनोबा ने सरल किताब ला करके दी। बोले माँ इसको पढ़कर देखो, समझ में आएगी। उसे पढ़ा, पढ़ना लिखना वैसे आता नहीं था, विनोबा ने सिखाया उनको, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तो माँ ने कहा विनया तू ही क्यों नहीं लिख देता मेरे लिए, भगवत गीता मेरे लिए तू लिख। माँ का कितना जबरदस्त भरोसा था अपने बेटे पर, और उस भरोसे को कायम रखा विनोबा ने। और बाद में विनोबा ने वर्धा में रह करके गीताई की रचना की। यानी वो सिर्फ अनुवाद नहीं है, बल्कि भगवत गीता जिस अनुष्टुप छंद में है उसी छंद में विनोबा ने गीताई की रचना की। गीताई माउली माजी तिचामी बाढ़ नेड़ता, पढ़ता रड़ता घेई ऊसलूनी कडेवरी। यानी माँ के देवलोक गमन पर विनोबा श्मशान घाट नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं पंडितों में भरोसा नहीं रखता, मैं अपनी रीति से अंतिम संस्कार करूंगा। पिताजी अड़ गए, बोले नहीं वैदिक रीति से होगा। तो विनोबा गए ही नहीं। और विनोबा ने 1918 में वेद पढ़ना शुरू किया। 1918 से लगातार 50 साल वेद का जबरदस्त तरीके से गहराई से अध्ययन किया विनोबा ने, और फिर वेद सार हम लोगों के लिए निकाल कर रखा। तो उधर गीताई उन्होंने दी और इधर वेद सार उन्होंने 1918 से लगा करके 50 साल उसका पारायण किया, अध्ययन किया। तो विनोबा जो है वो काशी में थे और काशी से पत्र व्यवहार हुआ गांधी जी के साथ में। विनोबा पहले हिमालय जाना चाहते थे और बंगाल की क्रांति भी आकर्षित करती थी कि मैं 2-4 अंग्रेजों को देवलोक गमन करके और खुद फांसी के फंदे पर झूल जाऊं, यह बहुत अच्छी देश सेवा होगी। लेकिन गांधी के जब भाषण को पढ़ा और गांधी जी से पत्र व्यवहार हुआ तो गांधी ने अपनी आश्रम की नियमावली भेजी। उस नियम में क्या था? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य संग्रह शरीर श्रम आस्वाद सर्वत्र भय वर्जनम सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना विनम्र व्रत निष्ठा से एकादश नित्य सेव्य हैं।
विनोबा को लगा आदमी ये विशेष है, यानी ये हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को समाज जीवन में दाखिल कराना चाहता है। ऐसे हैं गांधी जी। अहिंसा के बारे में कुछ बात की पत्र व्यवहार से, तो गांधी ने कहा कि तुम मेरे यहाँ आ जाओगे तो विस्तार से बात होगी। विनोबा पहुंचे, घर छोड़ दिया था। विनोबा गांधी जी के पास गए और गांधी जी को देखा, पूछते हुए गए, देखा तो गांधी जी सब्जी काट रहे हैं। अरे बोले, राष्ट्र सेवा करने वाला व्यक्ति सब्जी भी काट सकता है? तो बड़ा आश्चर्य हुआ और बापू ने कहा कि आओ बैठो, और उनके हाथ में भी एक चाकू दे दिया। बोले तुम भी काटो, मैं भी काटता हूँ। तो विनोबा कहते हैं कि ये मेरा लिए पहला अवसर था कि मैंने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हो। ऐसे गांधी जी ने जो है उनको एक पहली दीक्षा दी, श्रम की दीक्षा दे दी गांधी ने। और फिर बाद में तो दोनों जो है वो आपस में बहुत उनकी चर्चाएं, विचार विमर्श होता रहा। गांधी ने उनके पिता को पत्र लिखा, तुम्हारा लड़का मेरे पास है, और गांधी ने विनोबा का मातृवत पालन किया। और गांधी ने कहा, दीनबंधु एंड्रूज थे वहां पर आश्रम में, उन्होंने कहा कि विनोबा इस आश्रम से कुछ लेने नहीं आया है, बल्कि देने आया है, देने आया है। विनोबा को पहचाना गांधी ने। एकनिष्ठ होकर के विनोबा ने गांधी के साथ 30 वर्ष बिताए। विनोबा ने 30 साल अपने बेस्ट जो ईयर्स होते हैं वो मजदूरी में बिताए, कि मजदूरों के आधार से हम कैसे जीवित रह सकते हैं। तो पूरी तरह से अपने को मजदूर बना करके रखा। और ऐसा नहीं है कि वो गांधी जी की हर एक बात को सिर माथे लेकर के चल देते थे, ऐसा नहीं है। कई बार उनका मतभेद, जो ठीक रहा उसको उन्होंने अपनाया, और जो बेठीक है उसके बारे में गांधी जी को कहा भी। अब आश्रम में जो है वह संस्कृत की बात आई, तो गांधी ने कहा कुमारप्पा जी से कि मुझे संस्कृत सीखना है, कौन बता सकता है? बोले अपने यहाँ एक विनोबा आया है, उससे सीखो, भगवद गीता उससे सीखो। गांधी जी पर आक्षेप किया था इंग्लैंड में कि तुम भगवद गीता जानते हो, समझते हो, तुम्हारे यहाँ का कितना बड़ा ग्रंथ है, महाग्रंथ है। गांधी को उस समय बड़ी झेप लगी और गांधी ने कहा कि चलो विनोबा से सीखते हैं। विनोबा ने कहा कि आप एक भी दिन नागा नहीं करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। यानी विनोबा गांधी से कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं करेंगे। गांधी जी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं छुट्टी नहीं करूंगा। और शुरुआत हो गई भगवद गीता के पढ़ने की। दूसरे अध्याय तक आते आते गांधी जी गोल हो गए, महीना भर नहीं आए कक्षा में विनोबा की। विनोबा ने कहा चलो छुट्टी हो गई, लेकिन गांधी जी अचानक महीने भर बाद पहुंचे। बोले नहीं, आपने छुट्टी की है, इसलिए हमारी जो शर्त थी उसका पालन नहीं हुआ, अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो गांधी ने कहा कि मैं ये देखने गया था कि जो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक हैं उनका मैं जीवन में पालन कर पा रहा हूं कि नहीं, इसलिए मैं छुट्टी ली थी। मैंने कोई इसलिए छुट्टी थोड़ी ली थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोच सकते हैं आप कि कितनी गहराई से गांधी जी उस भगवद गीता को समझ रहे थे। और बाद में गांधी ने अनासक्ति योग नाम का ग्रंथ लिखा, भगवद गीता पर एक भाष्य लिखा अनासक्ति योग नाम से। तो विनोबा और गांधी का साथ 1916 से लगाकर 1940 तक का रहा, लेकिन लोग जान ही नहीं पाए कि विनोबा गांधी के साथ में हैं। और विनोबा इधर जो है गांधी जी के सारे प्रयोगों को एकनिष्ठ भाव से करते रहे। गांधी जी की खादी जो चरखा है उससे भरपेट खाना मिलता है कि नहीं, इसका प्रयोग किया विनोबा ने। और गांधी को कहा कि गांधी जी ये आपकी मजदूरी से पेट नहीं भर सकता, ये 4 आने मजदूरी मिलती है, इसको 8 आने करो। गांधी ने कहा कि विनोबा कह रहा है तो निश्चित ही इसने कसौटी पर कसा होगा। तो विरोध के बाद भी गांधी ने, क्योंकि खादी महंगी हो जाती है, यदि 4 आने से 8 आने कर रहे थे तो खादी महंगी थी, पहनेगा कौन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको 8 आने मजदूरी करनी चाहिए। और महाराष्ट्र सेवा संघ ने, महाराष्ट्र के अखिल भारत चरखा संघ ने उस बात को उठाया और बाद में उस 4 आने की मजदूरी 8 आने की गई। यानी
सफाई का काम हो। साबरमती आश्रम में जो है एक अपने दलित का लड़का जो है वह मेला ढो करके जा रहा था, वो मेला गिर गया, विनोबा देख रहे थे, वो रोने लगा। विनोबा उठे और उसके मेले भरी बाल्टी को खुद ने उठाया और उसको जहां पर डिस्पोज ऑफ करना था उसको किया। तो विनोबा का जीवन यानी हरिजन सेवा को लेकर के विनोबा की जो दृष्टि रही, सुर गांव में जाकर के वो निरंतर सफाई का काम करते रहे। अभी 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो 21वीं सदी में विनोबा किस ढंग से काम कर सकते हैं उसका उदाहरण मैं बताऊंगा, इंदौर के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा उसको। तो विनोबा का सारा ट्रेनिंग, सारा प्रशिक्षण साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ रहते हुए हुआ और लोग विनोबा को नहीं जान पाए, ये खूबी के साथ में उन्होंने काम किया। सत्याग्रह में भाग लिया विनोबा ने। सबसे पहला सत्याग्रही बनाने की बात आई 1940 में, क्योंकि इधर 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया, कोई काम नहीं बना। 1930 में विदेशी वस्त्रों की होली जला दी गई, दांडी मार्च हो गया, उससे बहुत जागृति आई। लेकिन इन 10 सालों के बीच में गांधी जी ने रचनात्मक काम के लिए खादी को उठा लिया था, अखिल भारत चरखा संघ की स्थापना करके। और 1940 में उन्होंने कहा कि अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की करने की जरूरत है। और वह सत्याग्रह कैसा होगा? वह सत्याग्रह वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें अनाक्रमण आक्रमण हो। यह शब्द है विशेष, अनाक्रमण आक्रमण, यानी वह इतना सौम्य होगा कि सामने वाले व्यक्ति को जरा सा भी हर्ट नहीं करेगा, दिल नहीं दुखाएगा। कौन होगा ये पहला सत्याग्रही? पूरे देश की निगाहें थी कि गांधी जी किसे प्रथम सत्याग्रही घोषित करते हैं। नेहरू जी आ गए कि हम होंगे सत्याग्रही। गांधी ने पूछा कि आप रोज कताई करते हैं क्या? नेहरू ने कहा नहीं, रोज कताई नहीं होती है। विनोबा जी के पास सुबह सुबह संदेश गया। पवनार में रह रहे थे, सेवाग्राम से 5 मील की दूरी पर है वर्धा में। नागपुर से वर्धा 60 किलोमीटर की दूरी पर है और वर्धा से पवनार जो है वह 9 मील की दूरी पर है। पवनार वो जगह है जहां पर कि जमनालाल बजाज का एक निवास स्थान था और विनोबा बहुत बीमार हुए थे, तो गांधी ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भेजा। और उस स्वास्थ्य लाभ कैसे लिया विनोबा ने कि रोज उन्होंने पूरा चिंतन करना बंद कर दिया, सोचना ही बंद कर दिया। और रोज पहले 5 मिनट खुदाई करते, फिर 10 मिनट खुदाई करते, फिर 15 मिनट खुदाई करते। इस खुदाई करते करते को वो 2 घंटे 3 घंटे तक बढ़ाकर ले गए और उससे उनका पोषण हुआ और विचार मुक्त हो जाने से उनका शरीर भी बलिष्ठ हुआ, ताकत वापस आई। तो गांधी ने संदेश भेजा विनोबा के पास कि आओ मिलना है, सुबह सुबह संदेश। तो विनोबा से पूछा गांधी ने कि सब कुछ काम तुम समाप्त करके आए हो? बोले हाँ, सब समाप्त है, आप जैसा आदेश करोगे वैसा मंजूर। बोले कि तत्काल जा सकोगे? बोले कोई दिक्कत नहीं है। गांधी ने कहा कि तुम्हें मैं प्रथम सत्याग्रही घोषित करता हूं। अब जो व्यक्ति 1916 से 1940 तक गांधी जी के साथ में है और लोग नहीं जानते कि विनोबा कौन है, तो गांधी को एक आलेख लिखना पड़ा हरिजन पत्रिका में, विनोबा कौन नाम से। कि विनोबा कौन है, क्या एकाग्रता हो सकती है अपने रचनात्मक कार्य की भी और गांधी के जो प्रयोग चल रहे थे उनको अपने जीवन में सिद्ध करने की। यानी कभी कभी ये बात आती है कि गांधी को समझ नहीं पाते हैं, तो गौतम भाई हैं, पवनार आश्रम में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि गांधी को समझना हो तो विनोबा को समझना होगा। अचानक से हम देखते हैं 1945 तक वो जेल में भी रहे विनोबा, और धुलिया जेल में तो गजब हुआ। धुलिया जेल में रहते हुए जो है विनोबा को कैदियों ने कहा कि हमें भगवत गीता सुनाओ, हमें भगवत गीता समझाओ। विनोबा का ठीक है, हर रविवार को मैं बोलूंगा। हर रविवार को बोलेंगे कैदियों के बीच में, और विनोबा बोल रहे हैं और चुपके से जो है वह पीछे बैठे साने गुरुजी लिख रहे हैं। विनोबा को पता ही नहीं है साने गुरुजी लिख रहे हैं। तो साने गुरुजी लिख रहे हैं और विनोबा बोल रहे हैं, और पूरे 18 अध्याय, बहुत बहुत उथल पुथल का समय था वो,
कभी किसी कैदी को कहीं रखना है, कभी किसी कैदी को छोड़ देना है। लेकिन वो समय ऐसा था कि पूरे 18 अध्याय उन कैदियों के बीच में हुए और बाद में साने गुरुजी ने कहा कि मैंने इसको लिपिबद्ध कर लिया है और वो पुस्तकाकार में प्रकाशित हुई गीता प्रवचन के नाम से। विनोबा ने जितने नाम दिए हैं उसमें वो सब उनके अपने हैं। यानी गीता प्रवचन का देश और दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उस अनुवाद का लाभ लाखों लोगों ने लिया। यानी विनोबा जब पदयात्रा के दौरान गीता प्रवचन देते थे तो अपने हस्ताक्षर करते थे विनोबा का राम हरि। विनोबा ने 2 शब्द दिए, राम हरि। तो ये एक खास बात रही कि देखिए आप कि जेल में, ये सब जेल में क्यों होते हैं अच्छे काम। यानी कृष्ण का जन्म जेल में हो रहा है और आपका जो है वो तिलक महाराज जो हैं, तिलक रहस्य, वो गीता रहस्य लिख रहे हैं मांडले जेल में, और विनोबा जी जो है वो भगवत गीता पर प्रवचन दे रहे हैं जेल में। महर्षि अरविंद को संदेश आ रहा है जेल में कि मैं तुम्हें बहुत समय तक कैद में नहीं रखना चाहता, तुम्हें अन्य कैदियों के समान कष्ट हो ये मैं नहीं चाहता हूं, तुम इस राष्ट्र के उत्थान के लिए जल्द ही मुक्त किए जाओगे। ये संदेश मिल रहा है जेल में। तो ये जेल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिखी जा रही है नेहरू जी द्वारा। ये जेल से बातें बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, से सोचने के लिए बड़ा समय मिलता है वहां पर, यदि कोई पॉजिटिव थिंकर हो तो ये एक विशेष बात है कि भगवत गीता का भाष्य एक तो गीताई के रूप में और दूसरा गीता प्रवचन के रूप में जो है वो मिला इस देश और दुनिया को। फिर गांधी जी जो है दुनिया से चले गए। विनोबा कहते हैं कि यदि मैं 5-6 साल पहले गांधी के साथ में आया होता तो ये प्रहार अपने पर झेल लेता। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि गांधी जी इस दुनिया से गए, मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने भाई को समझाने में असमर्थ रहा। ऐसा कह करके विनोबा ने अपनी अहिंसा की तलाश पुस्तक में वो बात कही है, संपादन किया है कालिंदी ताई ने। अब देश के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया कि आखिर अब देश में क्या होगा। नेहरू जी बैठे हैं और पूछते हैं गांधी जी आपका अंतिम संस्कार कैसे करें। यानी गांधी जी की वो पड़ी है डेड बॉडी और पूछ रहे हैं। ये स्थिति हो गई थी। तो 1949 में फिर उनको शरणार्थियों के कैंप में भेजा गया नेहरू जी द्वारा विनोबा को, लेकिन संतोष नहीं हुआ। और 1951 में हम देखते हैं 18 अप्रैल 1951 को, जिसकी चर्चा मंजुनाथ जी ने की है, 18 अप्रैल 1951 को विनोबा जी को पहला भूदान मिला। विनोबा जी ने चलना शुरू किया। वो जा रहे थे सर्वोदय सम्मेलन के लिए, कोई पक्का नहीं था कि क्या होगा आगे, लेकिन आंध्र प्रदेश जा करके उन्हें कुछ हिंसाग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी मिली। जेल में कम्युनिस्टों से मिलने के लिए गए और कम्युनिस्टों से चर्चा के बाद में उनको लगा कि कुछ मामले, कुछ बात बन सकती है। धीरे से वो पोचमपल्ली पहुंचे, तेलंगाना पहुंचे, तेलंगाना के पोचमपल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने ऐसे ही पूछा कि आप लोग हिंसा कैसे छोड़ोगे। तो वहां जितने बैठे थे उन्होंने कहा कि यदि हमें जमीन मिल जाती है तो हम हिंसा छोड़ देंगे। विनोबा ने पूछा सभा में कि कौन कितनी जमीन चाहिए, कहा कि 80 एकड़ जमीन चाहिए। तो सभा के बीच में एक बैठे थे रामचंद्र रेड्डी जी। तो रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि मैं 100 एकड़ जमीन दान में देता हूं। गजब हो गया। यानी जो महाभारत काल में 5000 साल पहले सुई की नोक के बराबर एक जमीन नहीं दूंगा, ये कहा था संदेश दुर्योधन ने अर्जुन के पास पहुंचाया, पांडवों के पास में। और वो 5000 साल बाद जो है वो 80 के बजाय 100 एकड़ जमीन दान में मिल रही है। विनोबा को रात भर नींद नहीं आई, खुशी से उछले भी नहीं, वो वहां 100 एकड़ जमीन मिली, रात भर नींद नहीं आई, बहुत विचार किया, कई प्रकार से प्रश्न उठे उनके मन में, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वरीय संकेत माना। जब ये ईश्वर मुझसे ये काम करा लेना चाहता है तो इसे टाला नहीं जा सकता। और विनोबा की भूदान गंगा जो है, जो हम गंगा कावेरी के अंतर्गत ये व्याख्यान कर रहे हैं, तो भूदान की गंगा उस तेलंगाना गांव से, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से जो प्रवाहित हुई, तो पूरे 13 साल चली वो पदयात्रा। वो 13 साल पदयात्रा में हजारों एकड़ नहीं बल्कि 45 लाख एकड़ जमीन हासिल हुई दान में। गरीब ने दी, अमीर ने दी। यानी अमीर दान देते हैं तो ये तो समझ में आता है कि सीलिंग एक्ट में उनकी जमीन जा रही है तो चलो दान देकर के पिंड छुड़ाओ,
लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति दान देने के लिए आ रहा है, ये क्या बात हुई आखिर। और दूर दराज से चलकर आ रहा है, जिसके पास 3 एकड़ है वो 2 एकड़ दे रहा है, जिसके पास आधा डेसिमल है वो जमीन दे रहा है। एक मंगरू की बात आती है ध्यान में कि मंगरू के पास में आधा डेसिबल जमीन थी और विनोबा जी जब गए तो वह जिद पकड़ गया कि मुझे जमीन दान में देनी ही है। अरे उन्होंने कहा तेरा काम कैसे चलेगा भाई, तू खाएगा क्या? बोले नहीं, ये तो मैं दान में दूंगा ही, आप आए हो और मैं ये पुण्य ना कमाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अंततः विनोबा को वो जमीन लेना पड़ी और विनोबा ने वापस हस्ताक्षर करके उसी को दे दी कि ये तेरी जमीन तेरे पास है, वो आशीर्वाद स्वरूप दे दी। क्या है ये? यानी आप देख रहे हैं कि ये 21वीं सदी में या ये 1960 के आसपास की बात है कि जब जो है वो विनोबा जमीन मांग रहे हैं और लोग दे रहे हैं। विनोबा का स्पष्ट रूप से मानना था कि न कत्ल काम करेगा, न कानून काम करेगा, करुणा से ही समाज परिवर्तन हो सकता है, या मूल्यों का दाखिल होना ये करुणा से ही संभव है। जो गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, वो आज 20वीं सदी में विनोबा ने भूदान यात्रा के माध्यम से कर दिखाया। भूदान के बाद में ग्रामदान विचार निकला। इसी दौर में 1960 का समय आया जब इंदौर आए और इंदौर में उन्होंने 1 महीना बिताया। बहुत उनको प्रेम था, अहिल्या देवी के प्रति बहुत ही आदर था। अभी टीवी सीरियल भी चल रहा है अहिल्या मां पर, तो बहुत आदर था उनको। और 1 माह वो रहे यहाँ पर। किस लिए रहे? इसको सर्वोदय नगर बनाने के लिए रहे। सर्वोदय नगर कैसा होगा, बन तो नहीं पाया, हम लोग यहीं रहते हैं, लेकिन कैसा होगा उसकी पूरी कल्पना उन्होंने रखी। सुबह जल्दी उठेगा और रात में जल्दी सो जाएगा, बहुत संयमित होगा, बहुत नियमित होगा। और यहीं से उन्होंने कहा, अब देखिए, आप समय देखिए 1960 में विनोबा ने 1 महीना इंदौर में रह करके स्वच्छता अभियान चलाया। वो स्वच्छता अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर को इतना स्वच्छ बनाओ कि इसका संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। कब गया यह संदेश? 2017 में। कितना कठिन काम हो सकता है ये सेवा का, इसका अंदाज हम लोगों को नहीं होता है। हम चाहते हैं कि आज मैंने काम किया और कल उसका परिणाम आ जाए, बहुत कठिन है ये। यानी एक हवा थी, एक इंदौर में हवा बनी थी उस समय 1960 में, और 60 का परिणाम 2017 में हमको मिला। और अभी जो रैंकिंग वाली बात चल रही है, नो डाउट इंदौर बहुत गंदा था बीच में। हम लोग तो चूंकि यहाँ रह रहे हैं तो उसको देखा है हम लोगों ने, तो अब जो हम देखते हैं उसको तो देख करके सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि हाँ, इंदौर ने वह कर दिखाया और वास्तव में वो विनोबा के स्वप्न को ही साकार किया एक तरह से। इसी बीच में भिंड मुरैना की बात आती है, वहां गए विनोबा जी, और बीच में यदुनाथ सिंह जी थे, बहुत खूंखार डकैत थे। हम डकैत नहीं कहते, उनको बागी कहते हैं। समाज व्यवस्था से जिनका विरोध है वो बागी कहलाते हैं। तो उन बागियों में से कुछ ने कहा कि हम समर्पण करना चाहते हैं। बड़ी कठिनाई थी, समर्पण कैसे करेंगे। यदुनाथ सिंह ने जो है बीच में मध्यस्थता की और बड़े बड़े डाकुओं का, बागियों का समर्पण हुआ, चंबल के बीहड़ों के, जिनको देख करके लोग थरथर कांपने लगे। 5 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। और कितने बागी समर्पित हुए? कम से कम 11 से 12 खूंखार बागी, जिनके पास में ऑटोमेटिक बंदूकें थी, दूरबीन वाली बंदूकें थी, वो सब जो है वह विनोबा के चरणों में डाली गई। अब क्या सुंदर दृश्य रहा होगा, वो कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा की जो साथ में बहनें थीं पदयात्रा में, उन सब ने बागियों को राखी बांधी और राखी बांध करके जेल विदा किया। और वो बागी कहते हैं कि भाई हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, ये 5 रुपए रख लो, ये हमारे पास में है। वो दृश्य तो हृदय विदारक था कि बागी जो है वो भोजन करने बैठे हैं और भोजन करने के दौरान एक बागी रोने लगा। क्यों रो रहा है वो? पूछा गया, अरे भाई क्यों रोते हो, जेल जा रहे हो इसलिए रो रहे हो क्या? बोले नहीं, ये जो लड़का मुझे खाना परोस रहा है, इसके पिता को मैंने मारा है। सोच सकते हैं आपकी क्या स्थिति रही होगी उसकी। एक बागी बंबई में फरारी काट रहा है,
वो बंबई से आता है कि भाई मैं डाकू, पुलिस वाले कहते नहीं तुम डाकू नहीं, बागी नहीं, तुम्हारा नाम ही नहीं है लिस्ट में। अरे बोले मैं हूं, तो फिर गांव वाले बताते कि हाँ ये है, यानी वो समर्पण करने के लिए बंबई से आया है। सबने बिना शर्त 20-20 साल सजा काटी। वो 20 साल सजा काटने के बाद में वो वापस मुख्य धारा में शामिल हुए। बाद में बेंगलोर में जो निवास कर रहे हैं हमारे डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी, उनके आगे जो है करीब करीब 550 बागियों ने समर्पण किया। 94 ईयर्स के हो रहे हैं वो, कर्नाटक में बेंगलोर में रहते हैं वो, तो 550 बागियों ने। अब ये गौतम बुद्ध के जमाने की जो कथा है अंगुलीमाल की, उस पर विश्वास करना ही होता है, क्योंकि ये तो 1960-62 की ये घटना है जिसमें इतने बागियों ने समर्पण किया अपनी बंदूकों के साथ में और सामान्य जीवन की ओर लौटे। तो ये जो करुणा नाम का तत्व जो है, विनोबा जी को और कोई नहीं घुमा रहा था पूरे देश में, बल्कि उनको करुणा घुमा रही थी। और वो कहते हैं कि जब तक मैं गरीबों का इस ढंग से उद्धार न कर दूं, और जमीन तो एक बहाना था, जमीन तो एक आलम्बन था, जैसे कि गौतम बुद्ध ने कोई आलम्बन लिया, महावीर स्वामी ने कोई आलम्बन लिया, कृष्ण ने कोई आलम्बन लिया, ऐसे वो जमीन एक आलम्बन है समाज में जाने का। वास्तव में तो मनुष्यता के उन्नयन के लिए विनोबा ने ये पूरे देश का भ्रमण किया। मनुष्यता का उन्नयन कैसे हो, जो दिल के भीतर बैठा हुआ परमात्मा है, हृदय के भीतर बैठा हुआ परमात्मा है, उसको कैसे जागृत करें। पदयात्रा के दौरान बहुत सारा साहित्य विनोबा का उपलब्ध है, या उन्होंने दिया। क्या क्या दिया उन्होंने? मैंने गीता प्रवचन बताया आपको, गीताई बताया, यानी गीता माता की तो वो गोद में खेलते थे हमेशा, वो डुबकी लगाकर बैठ जाते हैं, ऐसा उन्होंने गीता प्रवचन में लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने कुरान को 7-7 बार पढ़ लिया। कुरान समझ में नहीं आती थी तो पवनार गांव के एक व्यक्ति को बुला लिया और मुझे सिखाओ, ऐसा कहते थे। जब वो सिखाने में थोड़ा सा असमर्थ हो गया तो अरबी रेडियो से उन्होंने अरबी भाषा सीख ली और कुरान का 7-7 बार पारायण करके कुरान सार नाम का एक ग्रंथ दिया। कुरान और विष्णु सहस्रनाम का उन्होंने तर्जुमा प्रस्तुत कर दिया। जो संस्कृत के शब्द हैं और जो अरबी के शब्द हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने रखा हमारे सामने। कुरान का उन्होंने अध्ययन करते हुए क्या कहा? मैंने अपने हिंदुत्व को धो डाला। ये वो लिखते हैं, चोटी कटा दी, जबकि वो ब्राह्मण हैं। हाँ, विनोबा जी चोटी कटा दी। फिर उनको लगा कि बाइबल क्यों छोड़े हैं, तो बाइबल का अध्ययन किया, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को देख करके उन्होंने जो है वह ख्रिस्त धर्म सार हम लोगों के सामने रखा, ख्रिस्त धर्म सार। फिर इसके बाद में उनको लगा कि जैनियों का कोई धर्म ग्रंथ होना चाहिए, तो जैनियों के सहयोग से जो महा ऋषि थे उनके आचार्य महाप्रज्ञ की सहमति के साथ में उन्होंने जैनियों का ग्रंथ लिखा, ग्रंथ दिया जैनियों को, सम्मण सुत्तम, सम्यक सूत्र। तो अभी पर्युषण पर्व चल रहा है, अभी श्वेतांबर के समाप्त हुए, दिगंबर के शुरू होंगे, आज क्षमावाणी पर्व भी मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो सम्मण सुत्तम उन्होंने दिया। फिर इसके बाद में बौद्ध धर्म, तो उनके लिए धम्म पद दिया, धर्म के पद, वो ग्रंथ दिया उन्होंने। भागवत धर्म सार, ख्रिस्त धर्म सार, मनुस्मृति, गुरुबोध सार, ऋग्वेद सार, ये सारे धर्म ग्रंथों का समन्वय करके उन्होंने सार निकालकर प्रस्तुत कर दिया। जो कभी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में कहा था 1893 में, वो भी तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 11 सितंबर 1893, और विनोबा का जन्म है 11 सितंबर 1895। और जो ओसामा बिन लादेन के व्यक्तियों ने जो हमला किया था वो भी 9/11 रहा। आज कई दिन है 9/11, जिसमें ट्विन टावर ध्वस्त हुआ। हिंसा की पराकाष्ठा हमको वो दिखाई देती है। और भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में ही अपना विश्व रूप दिखाया है। तो ये जो 11 और एकादश व्रत का जीवन में भारतीय संस्कृति में कितना महत्व है एकादशी का, ये हम सब लोग जानते हैं। तो विनोबा ने सारे धर्म ग्रंथों को पचाकर अपने में उन सभी का सार भाग निकाल कर प्रस्तुत कर दिया। वो कहते थे कि मैं गाय हूं, गाय ने चारा खा लिया है, अब तुमको दोबारा चारा खाने की जरूरत नहीं है,
आप तो दूध लो और पुष्ट हो जाओ। ये विनोबा की बड़ी देन जो है। सभी धर्मों के सार भाग, शिकागो में क्या कह रहे हैं विवेकानंद, सभी धर्मों के सार भाग को आत्मसात करो। और उधर रामकृष्ण परमहंस ने जो है सभी धर्मों की उपासना के बाद कहा कि परम पिता परमेश्वर एक ही है। वो निरक्षर थे रामकृष्ण परमहंस, और विवेकानंद जैसा श्रेष्ठ शिष्य उन्होंने अपने जीवन काल में दिया। 39 साल और कुछ महीने की उम्र में जो है वो देवलोक गमन हुआ विवेकानंद जी का। फिर महर्षि अरविंद ने जो है अपने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया एक बहुत सूक्ष्म तरीके से। ये जो सूक्ष्म अभिध्यान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये विज्ञान के जमाने के उपयुक्त तकनीक है। सूक्ष्म चिंतन, जो चिंतन का असर होगा, क्रियो परमे वीर्यवत्तरम। एक तो श्लोक है, स्थूलात सूक्ष्मम प्रपद्ये। पूरी दुनिया या पूरा विज्ञान या पूरा जीवन स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। विनोबा मानते थे कि वैज्ञानिक साधन भविष्य में इतने आगे बढ़ेंगे कि उससे आत्मा देखा भी जा सकेगा और सुना भी जा सकेगा। ये उनकी निष्ठा। और व्यक्ति जब मंगल से वापस आ जाएगा, मंगल ग्रह पर जाकर के, तब हम ताली बजाएंगे। आज विज्ञान उसी दिशा में जा रहा है। तो ऐसा जो विनोबा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चिंतन, ये पूरा जीवन उन्होंने इसी दिशा में लगाया, और उन्होंने माना कि मेरा पूरा जीवन अहिंसा की ही खोज के लिए समर्पित है। विनोबा का निर्माण बहुत विशेष है। अंतिम बात 5 मिनट में मैं कह देता हूँ। 5:49 हो रहे हैं, 49 सेकंड हो रहे हैं। अंतिम दिन जो है उनका महत्वपूर्ण है। विनोबा ने तय किया 7 दिन पहले कि अब जाने का समय आ गया है। वैसे तो 10 महीने पहले ही पूछ लिया था कि मेरा जन्मदिन कब आ रहा है, वो पूछ करके वो मुस्कुराए। बाकी सारे साथी ने पूछा कि पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तय किया 7 नवंबर को कि अब अन्न का त्याग कर दिया। अन्न क्या था उनका? अरे 16 तोले दूध था केवल पूरे दिन भर का। 1 तोला भी यदि बढ़ जाता, 1 चम्मच भी बढ़ जाती, तो वो छोड़ देते थे, गिनती से लेते थे। तो आखिर में जो है उन्होंने कहा कि अब जाना है, बाबा थक गया है, अब शरीर थक गया है और महाप्रयाण करना है। देखिए, ज्ञानदेव ने जो है अपनी समाधि ली थी उसमें जाकर के, जमीन के भीतर जाकर के ली थी, और जिसको मुक्ताबाई ने ऊपर से ढाक दिया था और कहा था कि भाई मुझे ढाक देना, मैं समाधि ले रहा हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज ने 21 साल की उम्र में समाधि ली। 9000 ओवियों में भगवत गीता का उन्होंने भाष्य रखा, और पूरे महाराष्ट्र में वो बहुत गाया जाता है। पसायदान उनका बड़ा प्रसिद्ध है। विनोबा ने अपना कुछ भी गोपनीय नहीं रखा। मैं कैसे जाता हूँ ये वो दिखाया उन्होंने, कैसे जाना दुनिया से। तो उन्होंने तय किया था 15 तारीख दिवाली थी, और दिवाली के दिन कुछ महत्वपूर्ण लोगों का देवलोक गमन हुआ। उसमें दयानंद सरस्वती और आपके महावीर स्वामी दिवाली पर गए, और दयानंद सरस्वती दिवाली पर गए, और विनोबा ने तय किया था कि दिवाली पर मुझे जाना है। सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं कि उन पे क्या क्या, शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं खाना छोड़ देने के कारण। कुछ परेशानियां आई, लेकिन आखिरी होते होते जो है वह जब 9:30 बजा सुबह का 15 नवंबर को, तो पता चला कि विनोबा इस देह को छोड़ करके चले गए हैं। देह को छोड़कर चले गए। क्या कहते थे अपने साथियों से, मित्रों से? पूछते थे मुझे कैसे मरना चाहिए। अरे कोई पूछ सकता है कि मुझे कैसे मरना चाहिए? तो उनके साथियों के साथी कहते थे कि बाबा जो है विनोबा, वो रात में सोएगा और सुबह नहीं उठा, यानी विनोबा परमात्मा के पास जो रात में गया था वापस नहीं आया, लौटा नहीं। बोले मैं निद्रा तो क्या लेता हूँ, मैं परमात्मा की गोद में ही चला जाता हूँ, ये कह रहे हैं वो। और 15 नवंबर को उनका जो है वह संथारा होता है, जैन धर्म में, जैनियों में लिया जाता है संथारा। तो ये इस ढंग से अपने शरीर को छोड़ना। और जब विनोबा जी बात करते थे अपने साथियों से कि मैं मरने की बात करता हूँ, तो उनके साथी रोने लगते थे कि आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनका जाना हुआ, तो वो कहते हैं वहां के लोग कि जरा सा भी शोक या दुख वहां नहीं उपजा। मर का गुरु रण का चेला, यानी गुरु मरा
और चेला रोने लगा, उसमें उसका गुरुत्व भी गया और चेले का ज्ञान भी गया। कहना आसान होता है कि ये शरीर मर्त्य है, आत्मा अमर है, लेकिन जब व्यक्ति पर आती है या दुख गिरता है तो वही जानता है। तो ये जो विनोबा का जीवन है, 15 नवंबर 1982 को विनोबा जी का देवलोक गमन हुआ और इसके पहले उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। अभी देश भर में गौरक्षा की बात हो रही है। एक छोटा सा संकेत देकर के समाप्त करूंगा कि विनोबा ने अपने साथियों को, 18 साथियों को कहा कि मुंबई के देवनार कत्ल खाने के सामने जा करके सत्याग्रह करो। ये सत्याग्रह अहिंसक होगा, असांप्रदायिक होगा, अराजनीतिक होगा। और ये सत्याग्रह लगातार 33 साल चला और उन 33 साल चलने के बाद जब देवनार कत्ल खाने पर बैलों का कत्ल बंद हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने कानून बना दिया, तो फिर वो सत्याग्रह समाप्त हुआ। लेकिन अभी केंद्रीय कानून बनना इसका बाकी है और वो हमारी एक प्रोसेस चल रही है कि कैसे वो केंद्रीय कानून बने। तो ये संक्षेप में 21वीं सदी में यदि विनोबा को देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज मजदूरी के क्षेत्र में ब्रह्म विद्या और सभी धर्मों के सार भाग को समझ करके आपस में सर्वधर्म समभाव की जगह सर्वधर्म मम भाव कैसे आ जाए, ये हमारे आज की चुनौती भी है और वही हमारा हल भी है। सबने मुझे प्रेम से सुना, मेरी वाणी को सहन किया, तो सभी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका ये अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान विनोबा के जन्म जयंती के अवसर पर, जिसके आपने विनोबा की जो बाल्यावस्था जो है वहां से लेकर के उनके जो अंतिम अवस्था तक, अंतिम जो प्रयाण जो है, सफर जो है वहां तक आपने जो सविस्तार रूप से एक चलनचित्र के रूप में आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि इस तरह के जो महानायक जो होते हैं, इनकी जीवनी के संबंध में जानना आज के लिए, मतलब वर्तमान समय में हमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल हम किसी को क्या है, मॉडल बना के हमें चलना चाहिए, आदर्श के रूप में बना करके चलना चाहिए। तो उस वक्त हमारे सामने कोई भी नेता आदर्श के रूप में हमारे सामने नहीं दिखाई देते हैं। मगर ये जो होते हैं, जो आज़ादी के आंदोलन में जो भाग लेने वाले हमारे जो देश के नेता जो होते हैं, इनकी जीवनी जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनको पढ़ना चाहिए और इनका हमें मतलब इनका जो हमें आदर्श जो है उसका आचरण करना चाहिए। तो आपका अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान, जो उसके लिए मैं अपने जो आयोजक मंडल और जो अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं साथी जो है, उन सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों से निवेदन है, आज के 21वीं सदी में विनोबा भावे विषयक व्याख्यान के संबंध में कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, संदेह हो या विचार हो या प्रश्न हो, इसका स्वागत है। आप अपना माइक म्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मंजुनाथ जी। हाँ बोलिए मैडम। हाँ, तो सबसे पहले आपको आज के इस सुंदर व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्राथमिकता इसलिए बढ़ी, मैं आज के सम्माननीय हमारे जो वक्ता हैं, अतिथि हैं, इंदौर से हैं। सर प्रणाम सर आपको। प्रणाम प्रणाम। मैं प्रोफेसर लता चौहान बैंगलोर से, और आपसे बात करने का मुझे प्रश्न तो मैं नहीं पूछूंगी आपसे, लेकिन मेरा अध्ययन भी खंडवा और इंदौर से जुड़ा हुआ है। और इंदौर में जो स्वच्छता अभियान है, अभी तो ये पहले दूसरे नंबर पर 2-3 साल से इंदौर चल रहा है। तो आपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान उसके ऊपर दिया कि स्वच्छता अभियान जो विनोबा जी ने शुरू किया वो इंदौर में आज भी है। और इंदौर शब्द से ही मैं बिल्कुल मतलब प्रभावित हो गई, क्योंकि मेरे अपने जगह की बात है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपसे बात करना मुझे बनता है और ये अवसर था मेरे लिए। ऐसा लगा कि मैं वहीं घूम रही हूँ तिलक नगर में आसपास कहीं, या राजवाड़ा में कहीं घूम रही हूँ।
तो वो सारी चीजें आपकी ओर से मुझे सुनने को मिली, और बागियों की जो बात आपने की थी वो बिल्कुल है। और शायद नाम मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन जो काला पानी पर जिनके लिए हमारी ट्रेन हमेशा रुकती है, शायद काला उनका कुंड, नाम भी जी, काला कुंड है वो। हाँ काला कुंड, वहां पर तो टंट्या भील। टंट्या भील, जी जी जी। तो हम्म, उनका नाम भी उसी लिस्ट में आता है, और हम्म, उनको भी नमन हम हमेशा हम्म, करते हैं। हाँ, तो बस मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आभार इतने सुंदर व्याख्यान के लिए, और एक पूरी पूरी जीवनी आपने हमारे सामने प्रस्तुत की है। एक और चीज कहकर मैं समाप्त करूंगी बस, कि 11 तारीख जैसे आपने कहा कि एकादशी वाला जो एक जो असंख्या है, शायद ऐसे ही लोगों के लिए हो सकता है या है। आज मेरे भाई का भी जन्मदिन है, वाह वाह वाह। और लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं बहुत चाहूंगी, हाँ मेरा भाई आज नहीं है हमारे हम्म, साथ, हम्म, लेकिन उनका भी आज जन्म दिवस है। तो मैं आप सभी को उसके लिए आभार और उसके लिए प्रार्थना करने की प्रार्थना करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ। मंजुनाथ जी, बहुत बहुत आभार। इसी तरह के सुंदर व्याख्यान आप हमेशा करवाएं, जो हमको कुछ अलग हटकर बताए। भाषा तो हम बार बार करते रहते हैं, लेकिन ये जीवनी, आज का व्याख्यान मेरे ख्याल से मैंने कुछ आपके व्याख्यान माला में सुने हैं, ये उनमें सबसे ऊपर आने वाला मोती जो है विनोबा जी का, ये उसमें जरूर रहेगा। बहुत बहुत आभार मंजुनाथ जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आपके जो विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार या अपने जिज्ञासा या आज के जो विषय से संबंधित कोई भी सवाल या सवाल पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका डॉक्टर स्वागत है। मंजुनाथ जी, नमस्कार, अभी बताइए। अभी मैडम लता चौहान जी ने जो टिप्पणी की उससे सहमत होते हुए इस वक्तव्य से संतुष्ट अपने को पाते हुए, एक विनोबा जी के बारे में बात कही जाती है, उसका यहाँ उल्लेख करके उसकी जो अंतर वस्तु होगी, अंतर कथा होगी, वो यहाँ शायद खोलेंगे सर। एक बात कही जाती है कि जो असंतुष्ट विप्र होता है वो कम्युनिस्ट हो जाता है। ये विनोबा जी के हवाले से बात कही जाती है, इसकी क्या जो है कहानी है सर? वो गलत नहीं है। यानी विनोबा ने जो है वो सारे दुनिया के जो विचारधारा हैं उनका बहुत गहराई से अध्ययन किया, और यहाँ तक कि दास कैपिटल भी पढ़ा उन्होंने, जेल में रहते हुए ही पढ़ा, और कम्युनिस्टों से उनकी लगातार चर्चा होती रही। कई बार जो है विनोबा को उस खेमे में डाल दिया जाता है कि उनका भी मार्ग वही है जो कम्युनिस्टों का है, और केवल जो है केवल हिंसा और अहिंसा का ही भेद है। विनोबा उससे सहमत कभी नहीं हुए। उन्होंने अपना जो है साम्यवाद और सर्वोदय, यदि वो किताब आप लोगों को पढ़ने को मिले तो उसमें आपको पूरी तरह से स्पष्टता हो जाएगी साम्यवाद से सर्वोदय किन मायनों में भिन्न है। केवल नाक कान आंख ही उसकी अलग नहीं है, बल्कि पूरा पूरा विचार ही भिन्न है। यदि हम उसको देखेंगे तो ये एक यदि आप पढ़ेंगे किताब को सबे भूमि गोपाल की, सबे भूमि गोपाल की, ये अपने गुजरात विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित है और पराग चोलकर ने इसका संपादन किया है। और उसमें बहुत गहराई के साथ में वो सारे संदर्भ आए हैं जो विनोबा को इस तरह के उसमें डालते रहे हैं, और उसकी सफाई उसमें बहुत ज्यादा हुई है अलग अलग रेफरेंसेस के साथ में, कि केवल जो है वह एक पद्धति विशेष में अंतर को लेकर के हम माने तो मनुष्य मात्र को परिवर्तन ला सकता है वो केवल और केवल विचार ही है। विनोबा कहते हैं कि कोई अपना विचार मुझे समझा दे या मैं अपना विचार उसे समझा दूं तो मुझे मंजूर है, दुनिया की कोई भी सत्ता मुझ पर नहीं चलती। ये जो उनका सत्ता निरपेक्ष वाला जो एक, और सत्ता को वो दुश्मन ही मानते हैं, यानी सेवा और सत्ता, यानी सेवा जो है वो सत्ता को काटने का काम करती है। एक जगह पूरी धन संपत्ति इकट्ठा करके फिर उसको बांट दिया जाए और समानता आ गई, ऐसा नहीं होगा। बल्कि यदि पानी जिस प्रकार से है, हम पानी में से कोई एक लोटा निकाल लेते हैं तो तत्काल वो गड्ढा भर जाता है, वो वास्तव में गड्ढा हुआ है,
लेकिन हमारा समाज जीवन जब इस पानी के समान होगा तो हमारा समाज ज्यादा सुखी और संतुष्ट होगा और समृद्ध होगा, बनिस्बत कि हम पहले सारी इकट्ठी करके फिर उसको समान रूप से वितरित कर दें। वो कोई भी तरीका हो। उन्होंने जो है उस ढंग से, जो आपका प्रश्न है बहुत गहराई वाला और बहुत वाजिब है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है विनोबा को या विनोबा से संबंधित विचारों को आपने कहीं देखा है या सुना है कि ये जो साम्यवाद और विज्ञान को एक करने की कोशिश कभी की जाती है तो वो उसमें बहुत सूक्ष्म भेद है, अंतर है। ठीक है मेरे ख्याल से। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद, राम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कोई मित्र अपना विचार या जिज्ञासा अपनी या अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अपना माइक जी मैं भी पूछ लेता हूँ। हाँ तिवारी जी, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो इस अद्भुत व्याख्यान के लिए हम आभार व्यक्त करेंगे और बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर आपको सुन रहे थे, और आप जब समय घड़ी की ओर देख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि आप लगातार इसको आगे बढ़ाएं, समय की सीमा तोड़ दी जाए। तो एक जिज्ञासा मन में यह है कि एक धारणा है कि भूदान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विनोबा भावे ने जो काम किया और उसमें 45 लाख एकड़ अभी आपने बताया कि वो भूमि उन्होंने ली और उसे उन्होंने भूमिहीनों में दान किया। कुछ इस तरह का भी विचार है कि ये भूदान आंदोलन पूरी तरह विफल हो गया। वो एक जिस संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे थे वो नहीं हो पाया। आपने इंदौर की स्वच्छता के प्रसंग में एक अच्छी बात कही कि उस समय जो विनोबा काम कर रहे थे इंदौर की स्वच्छता, अब ये 2017 में जो स्वरूप आया कि पूरे देश में इंदौर सबसे स्वच्छ नगर है, तो काम परिणाम लाता है। तो इस हिसाब से भूदान आंदोलन की विफलता को अगर देखेंगे, वैसे तो जब ये कहा जाता है कि कोई भी सत्कर्म या कोई भी सत्विचार परिणाम लाता ही लाता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर भूदान आंदोलन की विफलता पर कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये भी एक बहुत गंभीर और गहरा प्रश्न है। ये विनोबा जी के सामने ही, विनोबा जी के मुंह पर ही उनके साथियों ने कहा था कि भूदान बोगस है, और विनोबा उसको हंसते हुए सुन रहे हैं। बोले भूदान बोगस, बाबा भी बोगस है। ये, और विनोबा लिखते हैं, विनोबा कहते हैं कि बोले मैं अपने सारी चीजों को मैं अपने सामने ही समाप्त होते हुए देखना चाहता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा दुनिया में कि जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करे और वो आखिर में ये कहे कि मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ समाप्त हो, मेरा नाम भी मिट जाना चाहिए, नाम भी मिट जाना चाहिए। ये जो एक उनकी विशेष दृष्टि है वास्तव में सभी कामों के पीछे। वो उनको जो है वो कांग्रेस का सदस्य बना दिया, बोले आप सदस्य बना करके लाओ। बाद में वो उससे मुक्त हो गए। गांधी जी 1934 में मुक्त हुए। विनोबा सारी संस्थाओं से मुक्त हो गए। उन्होंने जीवन में 3 संस्थाएं बनाई। एक तो विद्यार्थी मंडल बनाया पहले, दूसरा ग्राम सेवा मंडल बनाया खादी के लिए, और तीसरा ब्रह्म विद्या मंदिर बनाया जो अभी भी संचालित हो रहा है ब्रह्मचारी स्त्रियों के लिए। अब ये जो बात आती है कि भूदान विफल हो गया, भूदान के आगे का विचार है ग्रामदान। और आप देखिए कि पहले भूदान हुआ और उसके बाद में कानून बना। देश के सारे राज्यों में भूदान एक्ट बनाया गया है कि जिसे भी जमीन बांटी, जो भी जमीन लेगा उस जमीन को न तो बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। यानी 12-12 साल के बाद भी ये स्थिति बनी हुई है। और ग्रामदान एक्ट बना देश में, राज्यों की सरकारों ने बनाया ग्रामदान एक्ट। और इसके बाद में जो है अभी 2014 में मेंढा लेखा गांव पूरी तरह से ग्रामदानी गांव घोषित हुआ। अब विनोबा तो नहीं है, विचार काम करता है।
व्यक्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति के विचार का जो सत्य है वो काम करता है। जो मुसहर में विनोबा जी ने अपना, जयप्रकाश नारायण जी ने अपना पूरा समय बिताया मुसहर में, या आपके उत्तर प्रदेश का गांव में नाम अभी भूल रहा हूं, वहां जो है उन्होंने ग्रामदान का मूवमेंट चलाया, तो पूरे देश में लाखों ग्रामदान हुए। जो आज की वर्तमान 21वीं सदी की समस्या पूछ रहे हैं आप, तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या है कि अपने देश के छोटे किसानों की जमीन को कैसे बचाया जाए। और कार्ल मार्क्स 1894 में लिख रहे हैं कि औद्योगिकरण के कारण भारत के छोटी जोत के किसान अपनी जमीन बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। क्या दिखाई दे रहा है अभी? वो भारत नहीं आया कार्ल मार्क्स, लेकिन 1894 में लिख रहे हैं। और अभी की हालत में हम लोग देखते हैं तो व्यक्ति गया, व्यक्ति नहीं रहने वाला है, विचार कायम रहने वाला है। यदि 80% लोग गांव के मंजूर कर लेते हैं कि इस गांव की जमीन बिना ग्राम सभा की अनुमति के न तो बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, तो दुनिया की कोई ताकत उस कानून को नहीं बदल सकती। तो वो एक विचार के रूप में है। यदि वो आप उसको व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो सफलता विफलता, उसमें बहुत सारे प्रकरण भी आपको कोर्ट केसेस मिल जाएंगे कि जिसमें पदाधिकारियों ने जमीन को जो है वो खरीद बिक्री की है, अखबारों में वो समाचार आते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन विफलता और सफलता का पैमाना इस बात पर तय होगा कि वो विचार जो है वो कितने समय बाद उगा, कितने समय बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितने समय बाद लोगों ने उसको अपनाया। जो हम शाश्वत साहित्य की जिस प्रकार से बात करते हैं अपने साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में जो विचार क्रांतिकारी होता है वो बीज रूप में रहता है और समय आने पर वो उगता है। बीज मरा नहीं है। यानी बाबा जो है विनोबा जी ने अपने को क्षेत्र संन्यास ले लिया, क्षेत्र संन्यास ले लिया। विनोबा जी 1982 में देवलोक गमन कर गए और उसके बाद में मेंढा लेखा गांव जो है वो ग्रामदानी गांव घोषित हो, तो ये विचार की ताकत है। निर्णय लेने की अहिंसक प्रक्रिया, निर्णय लेने की जितनी प्रक्रिया अहिंसक होगी उतना हम जो है विचार के नजदीक जाएंगे। इसको मैं विनोबा विचार नहीं कहता कि विनोबा विचार के नजदीक जाएंगे, उतना हम मनुष्यता के विचार के नजदीक जाएंगे। ये जो सफलता विफलता का पैमाना हो सकता है, हम लोग भी देखते हैं कि हमारे नजदीक का गांव जो है वो अब ग्रामदानी गांव नहीं रहा है, हमको पता है। हमारी खुद की जो है भूदान की जमीनें जो हैं वह कब्जा कर लिया लोगों ने, वो भी हमें पता है। लेकिन उसके बाद भी पूरा गांव तय करेगा, तब वो चेतना जागृत होगी कि हम अपने खुद मालिक कैसे बने। बल्कि मालिकियत समाप्त करने का काम है विनोबा का। मैं मालिकियत को समाप्त करने आया हूं, मैं मिटाने आया हूं। मेरी हड्डियां भी बोलेंगी कि मालिकियत न रहे। ओनरशिप का ही तो झगड़ा है सारा। यदि ओनरशिप समाप्त हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक जो है संतुष्ट करने में सफल रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है अब जिस तरह से आपने उत्तर दिया है उससे मेरी जो सोचने की प्रक्रिया है वो और वो आगे बढ़ रही है। आपने बहुत बहुत सुंदर ढंग से बताया। और राकेश नारायण द्विवेदी जी ने चैट में लिखा है कि कई संस्थाओं को खोलने के लिए जो जमीन मिली ये भूदान के विचार का ही परिणाम है। तो निश्चित रूप से विचार मरते नहीं हैं, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अच्छा, एक इस चैट बॉक्स में एक केरल से आचार्य रवि जी का एक चैट है कि आपातकाल को लेकर विनोबा भावे पर आरोप लगाया जाता है। बिल्कुल। वो जो अनुशासन पर्व कह दिया था उन्होंने, तो उस पर कुछ आपकी राय जानना है। ये प्रश्न आना ही चाहिए था और ये अपने इंडियन पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट है। 1975 इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये। और इसको हम सभी साहित्य के विद्यार्थियों को मैंने काम कराया है, आपातकालीन उपन्यासों पर काम कराया मैंने हिंदी में। तो उसमें कटरा भी आरजू तो है ही, और बाकी एक और उपन्यास उसमें निर्मल वर्मा का रात का रिपोर्टर भी शामिल किया। तो ये जो एक समय है अपना, देखिए आपकी एक तरफ तो 1971 में बांग्लादेश बन गया, हमारा पड़ोसी देश बन गया, और एक देश में जो है एक नई प्रकार की उमंग और पूरी दुनिया में हमारा भारत का डंका बजने लगा। जयप्रकाश जी ने जो है कहा विनोबा जी से, पहले वो दूसरी विचारधारा के थे,
जेल में रहे 1945 में। गांधी ने कहा कि जब तक आप जयप्रकाश जी को नहीं छोड़ते हैं हम अंग्रेजों से चर्चा नहीं करेंगे। एक व्यक्ति को लेकर के कहा। जयप्रकाश जी जेल में रह करके पार्टी बना चुके थे, बाहर आते हैं, बाद में विनोबा के काम को देखते हैं और अपना जीवन दान देते हैं। जीवन दान दे दिया, यानी कि वो अपने गांव से आए और उन्होंने कहा कि मैं 80 लोगों में जमीन बांट आया और मालिक बना आया हूं। तो विनोबा जेपी से कहते हैं कि आपने मेरा काम और कठिन कर दिया है। क्यों? बोले कि मैं तो मालिकियत विसर्जन वाला और आप मालिक बना के आ गए ना, मेरे को फिर से समझाना पड़ेगा लोगों को। फिर भी दोनों में बहुत जबरदस्त किस्म का प्रेम सद्भाव जेपी में 1974 में जो है एक डिस्कशन शुरू हुआ और 1974 को लेकर के एक पूरे देश में एक माहौल बना, जिसमें गुजरात का जो विद्यार्थी आंदोलन था वो शिफ्ट हो गया आपके उसमें बिहार में जाकर के, और सरकार को भंग करने की बात आने लगी। एजिटेशन पैदा हो गया। जेपी ने कहा कि भाई मैं इसको लीड कर रहा हूं और वहां पर 150 युवा साथी हमारे मारे गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। विनोबा को शायद से पूर्वाभास था। 1974 मेरे ख्याल से जनवरी से उन्होंने फिर तय किया था कि मैं 1 साल का मौन लेने वाला हूं। 1 साल की मौन की तैयारी विनोबा की हुई और इधर जो है 26 जून 1975 को जो है वो आपातकाल की घोषणा हुई और विनोबा का मौन शुरू हो गया था। मौन शुरू होने के पहले उन्होंने बहुत प्रकार की वैचारिक सफाई की अपने साथियों के बीच में। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस किए गए उनके साथ में और वो प्रकाशित हुए। सर्व सेवा संघ द्वारा वो प्रकाशित हुए, राजघाट वाराणसी से प्रकाशित हुए वो। अब विनोबा जी से मिलने आए हैं वसंत साठे और वसंत साठे ने विनोबा जी ने पूछा कि क्या चल रहा, मराठी में पूछा कि देश में क्या चल रहा है। तो वसंत साठे ने कहा कि सब ठीक है, और वसंत साठे ने प्रति प्रश्न किया कि आपका क्या विचार है। तो विनोबा बोल नहीं रहे थे, मौन थे विनोबा, और विनोबा ने लिखा अनुशासन पर्व और उसके आगे लगाया क्वेश्चन मार्क। जैसे कि कभी आपने फिल्म देखी होगी, वो संजय दत्त वाली फिल्म, उसको जेल में डाला गया था, उसको टेररिस्ट घोषित किया गया था और एक अखबार की हेडलाइन बनी थी और उसके आगे क्वेश्चन मार्क था। सीधे सीधे ब्लेम नहीं था, क्वेश्चन मार्क था। वो क्वेश्चन मार्क जो है वसंत साठे जी ने फिर, चूंकि सूचना प्रसारण मंत्री तक वो खबर जानी थी, उसको रेडियो से प्रसारित करवा दिया गया कि विनोबा ने आपातकाल को अनुशासन पर कहा है। अब क्वेश्चन मार्क तो बोला नहीं जा सकता है कि विनोबा ने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब विनोबा शांति रहे, मौन रहे। बाद में जयप्रकाश नारायण उनसे मिलने के लिए गए, तो मौन रहने के बाद भी विनोबा ने अपना 2 मिनट का मौन तोड़ा और जयप्रकाश जी को समझाया कि रणछोड़ बन जाइए, रणछोड़ बन जाइए, अभी देश की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। विनोबा ब्रह्म विद्या मंदिर आश्रम पे खड़े थे और जेपी नीचे से जा रहे थे। जेपी कार से उतरे, विनोबा ऊपर खड़े थे। विनोबा का राम हरि, दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए और जेपी अपने रास्ते गए। ये जो आपातकाल की बात है, ये अपने जो साहित्य जगत है इसमें बहुत अलग अलग प्रकार से इसका विश्लेषण विवेचन किया गया है। और वो जो एक 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 बीच में सूक्ष्म रेखा है, रचनात्मक कार्य और राजनीति के बीच आखिर लक्ष्मण रेखा क्या हो। देखिए, जो रचनात्मक काम करता है उसको प्रसिद्धि मिले बिना नहीं रहती, और जब प्रसिद्धि मिलती है तो सत्ता डोरे डालती है कि आप हमारी तरफ से चुने जाएंगे। यदि सत्ता को हमने एक तरफ कर दिया तो रचनात्मक काम हमारा चलता रहेगा। तो पूरा जो हमारा रचनात्मक काम था, रचनात्मक विचार था, वो उस आपातकाल की 18 महीने। इंदिरा गांधी जब मिलने जाती, विनोबा कहते कि भाई कब हटा रहे हो। आश्चर्य होगा आपको जान करके कि पवनार आश्रम से मैत्री पत्रिका प्रकाशित होती है। उस मैत्री पत्रिका को भी आपातकाल में जब्त कर लिया गया। बोले इतना डरती है सरकार, जबकि सरकार किसकी है? जो इंदिरा जी उनसे दिन रात मिलने जुलने वाली हैं, जो नेहरू जी उनके साथ उठने बैठने वाले, उनकी पत्रिका को जब्त कर लिया गया और कहा गया कि ये सेंसर है।
इसमें बिना सरकार की अनुमति के कोई जानकारी प्रकाशित नहीं होगी। ये सब हुआ आपातकाल यानी अनुशासन पर्व। फिर एक उनकी किताब निकली हुई है विनोबा सन्निधि, विनोबा के सानिध्य में विनोबा सन्निधि, उसमें इस सारी बातों का खुलासा किया गया। 30 साल बाद विनोबा कभी भी कोई बात बिना रेफरेंस के नहीं कहते। महाभारत में आया है अनुशासन पर्व, क्या व्याख्या की उन्होंने, अनुशासन कायम के लिए और पर्व थोड़े समय के लिए। अनुशासन कायम के लिए यानी जो देश में इंडिसिप्लिन हुआ है वो कायम के लिए होना चाहिए। आज हम डिसिप्लिन कंट्री कहलाते हैं क्या, अनुशासित देशवासी कहलाते हैं क्या? और जो पर्व होता है वो थोड़े समय, दिवाली आई चली गई थोड़े समय के लिए, रक्षाबंधन आया चला गया थोड़े समय के लिए, लेकिन अनुशासन अपने देश में कायम के लिए होना चाहिए। अरुण भाई भट्ट से चर्चा के दौरान अरुण भाई ने बहुत खोद खोद कर पूछा उनसे कि इसका अर्थ बताना पड़ेगा आपको, ये अनुशासन पर्व क्यों कहा आपने। पूरे रेफरेंसेस उन्होंने फिर दिए कि मेरा रेफरेंस शास्त्रोक्त है, न कि मैंने कोई हवा में बात कही है। इस अनुशासन पर्व के कारण विनोबा को सरकारी संत की उपाधि दे दी गई। तो अब ये स्पष्टीकरण जब अनेक साहित्यकारों को बाद में ये बात पता चली तो बोले ये बात पहले क्यों नहीं कही उन्होंने। तो विनोबा कहा कि खंडन मंडन में वो कभी नहीं पड़े। बोले जिसको जैसा लगता है वैसा वो विचार करेगा, मेरे कहने के बाद भी कोई सुनेगा ऐसा नहीं है। तो ये जो आपातकाल वाला जो हिस्सा है 18 महीने का, उसमें हमेशा राजनीतिक चर्चा होती है। इसमें थोड़ा सा मेरा वो रहता है कि राजनीतिक चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन सर्वोदय जगत या सर्वोदय जमात का उसमें किस प्रकार से विभाजन हो गया उस दौर में, ये हम आज तक उसका आकलन हमारे साथी आज तक कर रहे हैं। और आज भी जो है वो उसको एक चश्मे से देख करके उसका विश्लेषण किया जाता है। ये जो अनुशासन पर्व है उसको हम लोगों को और गहराई से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और वो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट है कि जब जेपी जो हैं वो उन सारे लोगों के साथ में मिल गए जो कि आज भी हैं ही, उनके साथी हैं, अच्छे साथी हैं, लेकिन विनोबा का मूल काम जो है वो रहा सभी दिलों को जोड़ने का, तोड़ने का काम उन्होंने नहीं किया। तो ये एक मैंने स्पष्टीकरण, अब कितना मैं समझा पाया हूं ये तो आप अपने उससे पता कर सकते हैं। लेकिन साहित्य जब आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, ये एक तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो विनोबा का जो तुलनात्मक अनुशीलन है, तुलनात्मक अध्ययन है, एक तो अपने धर्म ग्रंथों का, अपने संतों का और अपने अध्यात्म का, और दूसरा दुनिया भर के विचारधाराओं का, दुनिया भर के धर्म ग्रंथों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, उस विषय पर शोध मुझे देखने में नहीं आया है। भौमर्षि नाम का एक उपन्यास जरूर लिखा है, लेकिन वो उतना दिल को नहीं छूता है। संध्या भरबड़े का है वो उपन्यास, उतना दिल को वो छूता नहीं है। तो ये जो एक यदि मैत्री पत्रिका पर यदि कोई काम करना चाहे जर्नलिज्म की दृष्टि से, कि बिना निंदा किए कोई पत्रिका 60 साल तक कैसे निकल सकती है नैतिक मूल्यों के प्रसार के लिए, तो वो पत्रिका पर एक काम किया जा सकता है या उसको देखा जा सकता है। ये एक मैंने एक नई चीज आप लोगों के सामने रखी है कि यदि कोई विद्यार्थी चाहेगा तो उस पर एक काम हो सकता है। अभी जो मैंने पीएचडी कराया है उसमें हिंदी उपन्यासों में सत्याग्रही पात्रों के विविध आयाम या विश्लेषणात्मक अध्ययन, तो गांधी जी को नहीं रखा मैंने कहा जो सत्याग्रह शब्द है वो आगे विकासमान है। ये अन्ना हजारे ने अभी सत्याग्रह किया, वो सत्याग्रह ही था जिसमें सरकार को झुकना पड़ा, लोकपाल विधेयक लाना पड़ा, वो मौन की शक्ति थी, वो उपवास की शक्ति थी, जिस कारण से सरकार बातचीत करने के लिए आई। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सत्याग्रह किस प्रकार से अलग अलग जगह विकास कर रहा है। गांधी जी के जाने के साथ खत्म नहीं हो गया ये, बल्कि उसका अभी शास्त्र बनने की प्रक्रिया में है ये। तो ये आपातकाल वाला जो हिस्सा है इस पर और ज्यादा गहराई से चिंतन की जरूरत है। जो जेल में गए 18 महीने जेल काट करके आए, उनके साथ पूरी सहानुभूति है। बहुत अत्याचार हुए हैं उस समय, यानी अत्याचारों में कोई कमी नहीं हुई है। जब हम कहानियां सुनते हैं या जो हमारा परिवार भी उसमें शामिल ही था एक तरह से कहें, तो कोई जेल में था, कोई रेल में था, लेकिन
उसके बाद भी आपसी जो मैत्री है, जो समभाव है, जो मैत्री भाव है, वो बहुत मजबूत रहा, बना रहा। तो ये एक मैंने अपनी तरफ से बात कही। अब बाकी तो आप ज्ञानवान हैं ही, कितना समझा पाया ये आप बताएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र, शायद समय हो रहा है, और एक प्रश्न जो ले सकते हैं, और कोई मित्र अपना विचार या अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है आज के इसी विषय पर। रवि पी, रवि जी वो केरल से हैं, कालड़ी विश्वविद्यालय के जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, उन्हीं का सवाल था ये सर। हाँ, और कोई मित्र कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। केरल में आश्रम है, राजम्मा बहन चला रही है उनको, विनोबा निकेतन नाम से। और आप देखिए कि कर्नाटक की रहने वाली थी विनोबा जी की माँ, और केरल की राजम्मा बहन ने कहा कि हम महिलाओं के लिए आप क्या सोचते हैं, तो विनोबा ने उन महिला के निर्देश पर ब्रह्मचारी महिलाओं के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की। और केरल वो प्रदेश है जहां विनोबा ने सबसे पहले शांति सेना की स्थापना की। तो सुदूर केरल प्रदेश, केरल में विनोबा, आसाम में विनोबा, ऐसे अलग अलग किताबें जो हैं वह प्रकाशित कर रहे हैं वहाँ के लोग। और कर्नाटक की तो हमारी बहन हैं ही, चन्नम्मा हल्लीकेरी जो है वो बहुत काम करती हैं कर्नाटक में, बेंगलुरु में और उसके आसपास, और विशेष प्रेम है वहाँ कर्नाटक के लिए, ब्रह्म विद्या मंदिर बहनों के लिए। तो बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए मंजू। धन्यवाद सर। अब मैं अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में धन्यवाद समर्पण करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। जयशंकर तिवारी जी। धन्यवाद मित्र। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 58वें व्याख्यान में आज हम लोगों ने एक ऐतिहासिक व्याख्यान को सुना है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिना उच्च आध्यात्मिक चेतना के इतने बड़े काम संभव नहीं हैं। मैं सुन रहा था और मैं कल्पना करना भी कठिन होता है कि 45 लाख एकड़ जमीन मांग करके भूमिहीनों में बांट देना, और यह कहना कि अगर आपके 4 बेटे हैं तो 5वां बेटा आप मुझे मान लीजिए। विनोबा जी ये कहते थे कि भाई लोगों से जब जमीन लेते थे तो कहते थे कि आपके पास कितने बेटे हैं? इतने बेटे हैं, एक बेटा मुझे आप मान लीजिए, और जितनी जमीन है उसका हमारा वाला हिस्सा हमको दे दीजिए। अरे गजब गजब किया है उन्होंने। ऐसे महामानव को आज उनकी जयंती के अवसर पर बारंबार प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। और आज के इस व्याख्यान में चूंकि आप उस विचारधारा में रचे बसे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे जी, तो तभी आप इतने बढ़िया ढंग से इसको प्रस्तुत कर पाए हैं। केवल बुद्धि से चीज़ें नहीं आ पाती हैं, जब हम हृदय के साथ उसका सम्यक योग करते हैं तब वो बात दिल से जब निकलती है तो दिल को छूती भी है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रतिभागी साथी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आज का व्याख्यान बिल्कुल दृश्यात्मक था उनके लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और पोम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनकी अनुमति से यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। उनके समर्थन से, सहयोग से, आशीर्वाद से निरंतर यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष और मेरे गुरु डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा
के फलस्वरूप ये हो पा रहा है। मैं उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी जो संचालन कर रहे हैं, ऐसे मनीषी को ढूंढ निकाला, आज जो है रूबरू कराया हम लोगों से, तो मैं उनके प्रति जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो इस मामले में बहुत खोजी व्यक्ति हैं और गंगा कावेरी व्याख्यान माला में एक से बढ़कर एक मनीषी को वो अनुरोध करके उनका कीमती समय ले रहे हैं। इसी कड़ी में जो हमारे साथ जुड़े हुए जो विद्वत समाज है, प्राध्यापक बंधु हैं, शोधार्थी बंधु हैं, मैं सबके प्रति विनयान्वित हूँ। हमारे इस कार्यक्रम से आप लगातार जुड़ रहे हैं और हम साथ साथ कुछ सीख रहे हैं, साथ साथ कुछ संवाद की प्रक्रिया में हैं। मैं सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ जो मनन करने के लिए बहुत बातें आज हमें मिल गई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस की यात्रा आगे बढ़ाएंगे। और आप जब डॉक्टर दुबे जी इस पर बोल रहे थे तो उन्होंने विनोबा भावे की किताबों का जो है जिक्र किया है। बहुत मोटे आकार की किताबें नहीं हैं, बहुत मझोले साइज की किताबें हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक नई विचार दृष्टि मिलेगी। मुझे पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, भारत में ही ये हो सकता है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में कोई इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो ऐसे महान मनीषी को नमन, सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मंजुनाथ जी को मैं धन्यवाद जयशंकर तिवारी जी, धन्यवाद देने के लिए। मैं आपको भी अपने सभी की ओर से आपको भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर से मैं अपनी ओर से, अपने कॉलेज की ओर से, अपने जो आयोजन मंडल जो है उन सभी की ओर से मैं आपको फिर से हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो इसके साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।